Hello students, welcome in your second lecture of business statistics classes. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, इससे पूछे गए विगत वर्षों के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसको पढ़ा था और उसको तैयार किया था। तो आप लोग उसमें दिए गए क्वेश्चंस समझ गए होंगे, तैयार कर लिए होंगे। तो अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो इसी यूनिट के सिलेबस में जो दूसरा हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और इसमें कौन कौन सी सब टॉपिक्स को हमको स्टडी करना है, अध्ययन करना है, हम उसको देखते हैं। इसमें अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मोड और मीडियन, ये टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो जैसा कि पिछले पेपर के एनालिसिस को देखा गया तो उसमें ये पाया कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें बेसिकली मीन, मीडियन और मोड ही आते हैं और उसी पे सवाल भी पूछे गए हैं जो हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले टॉपिक से जो शॉर्ट आंसर्स में जो पिछले 3-4 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या हैं। तो ये लेक्चर का हमारा जो सेकंड टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसमें पूछा गया जो क्वेश्चंस है वो नीचे दिए गए हैं कि व्हाट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या है इसके बारे में बताना है, या व्हाट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल एवरेज। तो एवरेज जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसको हम अर्थमेटिक मीन या एवरेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और फिर डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसका लिमिटेशन या डिसएडवांटेज क्या है, इसको कैलकुलेट करने में या इसको पढ़ने में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हमारे सामने आते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं हमारे सामने आते हैं, ये चीज़ हमको देखना है। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर इसको हम लोग तैयार कर लेंगे तो इसमें से 1 या 2 आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि एक यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, और ये फर्स्ट यूनिट है। और बेसिक मोस्टली देखा गया है कि 4 से 5, 10 में 4-4 क्वेश्चन तक इस यूनिट से ही कवर कर लेते हैं शॉर्ट में। तो ये एक अच्छा वे ऑफ स्टडी होगा आपका कि प्रिपरेशन के लिए, कि आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरह से आप तैयार कर लें। तो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने सबसे पहला यही टॉपिक है, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसको हम लोग जब स्टडी करेंगे तो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो ये आंसर आपके सामने है। एक शॉर्ट आंसर है, इजी लैंग्वेज में है, आप इसको पढ़ेंगे समझ जाएंगे। और इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, बेसिकली एक सिंगल वैल्यू है या फिगर है जो किसी भी डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करते हुए कोई सिंगल वैल्यू ऐसा हो उस डेटा सेट में जो कि उसके पूरे के पूरे एंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसे वैल्यू को हम कहेंगे ये उसकी सेंट्रल टेंडेंसी है। और ये एक वैल्यू है जो सारे ऑब्जर्वेशन के मोस्टली क्लोज में होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई डेटा सीरीज़ है, और वो अगर सीरीज़ में दिया हुआ है जैसे छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट मिडिल पार्ट में लाई करने वाला डेटा होगा, जो भी डेटा पूरे डेटा सीरीज़ के सबसे बीच में लाई करता होगा, हमें कहेंगे कि वो डेटा उसका सेंट्रल टेंडेंसी होगा। यानी मोस्ट मिडिल की पार्ट में लाई करने वाला जो डेटा होगा वो, और जो सिंगल फिगर होगा वो उस पूरे डेटा सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए होगा, ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कहा गया है। यानी यह एक सिंगल वैल्यू है या फिगर है जो कि पूरे एंटायर डेटा सेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये एक वैल्यू है जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन के क्लोज होता है, यानी हर ऑब्जर्वेशन के आसपास ही ये वैल्यू होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ऑब्जर्वेशन के बहुत करीब हो, किसी ऑब्जर्वेशन से बहुत दूर हो ये वैल्यू, तब वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होगा। यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम कह सकते हैं कि ऐसे डेटा को, ऐसे सिंगल फिगर को हम कह रहे हैं कि जो कि पूरे एंटायर डेटा सेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर।
और इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को जब मेजर करते हैं तो उसको हम अर्थमेटिक मीन से मेजर करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इसको हम सिंपल एवरेज भी कहते हैं। अर्थमेटिक मीन को हम सिंपल एवरेज कहते हैं। सिंपल एवरेज कहते हैं जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आपने कितने % मार्क्स स्कोर किए अपने एग्ज़ाम में, तो आप क्या करते हैं? आप उसका एवरेज बताते हैं कि 68%, 70%, 72%। तो ये एवरेज का क्या मतलब है? जैसे 70% किसी का मार्क्स है तो ये माना जाता है कि जो हर सब्जेक्ट का मार्क्स है उसका 70 के आसपास है, तभी उसका मार्क्स टोटल क्या है? 70% है। क्लियर? यानी ये 70% एवरेज होना ये बताता है कि हर सब्जेक्ट का मार्क्स क्या है? 70% के आसपास ही होगा। जैसे मान लीजिए किसी में 75 हो सकता है, किसी में 65 हो सकता है, किसी में 69 हो सकता है, किसी में 71 हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ना, जब टोटल को हम जोड़ेंगे, जोड़ के जब उसका एवरेज हम बताएंगे तो हम कहेंगे कि ये 70% आ रहा है। तो यानी ऐसे डेटा को हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि सबके मार्क्स क्या हैं? 70 के आसपास ही हैं। मतलब उसका जो एवरेज है उसके आसपास ही होगा। यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने मेजर किया है उसके आसपास ही उसकी सारी वैल्यू होगी। यही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो यही बात डेटा पे भी लागू होती है। तो अर्थमेटिक मीन यहाँ डिफाइन किया गया है कि द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपली जैसे मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सबको जोड़ दिया जाए और उसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या आ जाएगा? उसका एवरेज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट 100-100 नंबर के हैं, तो आपके हम कहें कि एवरेज बताइए, तो आप हर सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स पाए हैं उन सारे मार्क्स क्या हैं? आपके हर सब्जेक्ट का स्कोर है और तो उनको आप सब में जोड़ दीजिए और कितने टोटल सब्जेक्ट में आपने मार्क्स पाए हैं? 6 सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको 6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका टोटल एवरेज निकल जाएगा कि आपका एवरेज परसेंटेज मार्क्स कितना है। तो वही काम है, यही अर्थमेटिक मीन, इसी को हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं और उसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा निकल जाता है एवरेज। ओके, ये बात समझ में आई। और जनरली इसको मीन या एवरेज कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार से हम डिनोट करते हैं। एक्स को हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन है। और बार मतलब उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स बार। जब मैथमेटिकली हम लोग फार्मूला और न्यूमेरिकल लगाएंगे तब उसमें हम उसको लिख के उस तरह से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया हमारा मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा है इसी में कि आइडियल एवरेज का प्रॉपर्टी क्या है? ये भी सवाल पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। ये सवाल आपके एक बार 16 में भी पूछा गया था और एक बार 18 में भी, 2018 में भी पूछा गया था। तो आइडियल एवरेज मतलब अच्छे से अच्छा एवरेज निकालने के लिए उस पर्टिकुलर डेटा सीरीज़ की या जो भी एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या क्या क्या उसमें विशेषता होनी चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें 5 पॉइंट में इसको हमने एलेबरेट किया है। ईजी टू अंडरस्टैंड, कि जो भी हमारा एवरेज निकालना है और जो भी डेटा है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड सो दैट अ लेमैन कैन यूज़, मतलब कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी या आम आदमी भी उसको समझ सके देख करके कि ये क्या है। इतना सिंपल होना चाहिए समझ में आने के लिए हमारा एवरेज क्या होना चाहिए? एकदम सिंपल होना चाहिए। दूसरा, इजी टू कंप्यूट होना चाहिए, मतलब कि उसको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत या समस्या ना आए, उसमें वो बिल्कुल आसानी से कंप्यूट हो जाना चाहिए, कैलकुलेट हो जाना चाहिए। और कैलकुलेट शुड नॉट इन्वॉल्व मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ताम झाम की मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा फार्मूला या बहुत ज़्यादा उसमें थ्योरम या इस तरह से कोई चीज़ नहीं है। सिंपली इतना इजी होना चाहिए, या होता भी है इतना इजी कि हम इसको सिंपल कैलकुलेटर से जोड़ घटाना और भाग करके हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इतना सिंपल ही होना चाहिए, जितना सिंपल इसको हमको देखने में है उतना ही सिंपल इसको कैलकुलेट करने में भी होना चाहिए।
और जो एवरेज होगा वो सभी ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी डेटा सीरीज में जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होंगे उसमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन छूटना नहीं चाहिए, ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट या एक्यूरेट एवरेज बता पाएगा। जैसे अगर हमने 6 सब्जेक्ट पढ़ा है, 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है और हम 6 सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तब और 6 से डिवाइड करेंगे तभी हम एग्जैक्ट एवरेज बता पाएंगे। हम सिर्फ 5 या 4 सब्जेक्ट को जोड़ के अगर 4 से हम डिवाइड कर दें तो हमारा पूरा 6 सब्जेक्ट है तो हमें एग्जैक्ट एवरेज नहीं पता चलेगा। इसलिए इसकी क्वालिटी है कि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सभी ऑब्जर्वेशन पे क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। ओके, क्लियर। रिजिडली डिफाइंड मतलब दृढ़ता के साथ, ऐसा नहीं कि बहुत फ्लक्चुएशन हो इसमें, ठीक है। तो इतना डेफिनिट हो ये और रिजिडली डिफाइन हो कि इसमें किसी भी तरह के फ्लक्चुएशन या अप्स डाउन्स के चांसेस नहीं होने चाहिए। इट शुड हैव अ डिफिनिट एंड फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, ठीक है। तो ताकि इसका कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट हो पाए। अगर वो वैल्यू बदलता हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो कैलकुलेशन हमारा एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इट शुड बी, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। इस पॉइंट का मतलब इस तरह से समझिए कि जैसे अगर कोई एवरेज हम निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का हम जनवरी से लेकर और दिसंबर तक हम सेल्स का डेटा हमारे पास है, यानी हर महीने का सेल्स का एवरेज हमारे पास है, तो वो इस तरह से होना चाहिए कि इन्हीं एवरेज डेटा के आधार पे अगर कोई हमसे पूरे साल का एवरेज पूछ दे तो हम उसको बता दें। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 12 महीने का डेटा हमारे पास इस तरह से एवरेज उसका होना चाहिए कि फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करना हो, मतलब उसका भी अगर एवरेज, उन सारे एवरेज का एवरेज हम निकाल दें तो पूरे साल का हम एवरेज बता पाएँ। इस तरह से हमारा डेटा हमारे सामने होना चाहिए, एवरेज इस तरह से होना चाहिए। तो ये है आपका आइडियल एवरेज का प्रॉपर्टीज़ जो 5 पॉइंट में देखा। ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू कंप्यूट, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, रिजिडली डिफाइंड और कैपेबल ऑफ फर्दर या अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। तो ये 5 पॉइंट आप तैयार कर लेंगे, ये आपका आइडियल एवरेज की प्रॉपर्टीज़ तैयार हो जाएगी। क्लियर। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चंस जिसमें लिमिटेशंस ऑफ अर्थमेटिक मीन की बात हो रही थी या डिसएडवांटेज की, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट तो करते हैं लेकिन उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि लिमिटेशंस के रूप में काम करती हैं या डिसएडवांटेज के रूप में काम करती हैं, उस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो उसको हम ये करें कि अब एवरेज निकालना है तो सबसे पहले कंप्लीट डेटा रिक्वायर्ड, कंप्लीट डेटा इज़ रिक्वायर्ड। बिना पूरा डेटा के हम एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। अगर सपोज करिए कि 10 लोगों का कोई डेटा है, एवरेज निकालना है, उसमें 8 ही लोगों का डेटा है, तो हम फिर उस पूरे 10 लोगों के ग्रुप का हम एवरेज नहीं बता पाएंगे। यानी इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस ऑल द आइटम ऑफ अ सीरीज़ आर अवेलेबल। हर ऑब्जर्वेशन उस सीरीज़ का अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन मिस है या अवेलेबल नहीं है तो उसका हम एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि जो सबसे लार्ज या सबसे स्मॉल वैल्यू जहाँ से शुरू होता है या जहाँ पे ख़त्म होता है कोई भी डेटा सेट, उसको हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। तो ऐसे वैल्यू के द्वारा ये अर्थमेटिक मीन प्रभावित होता है। किस वे में प्रभावित होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि 10, 15, 20 और 25 का एवरेज निकालना हो, ठीक है, तो ये एक आसपास का डेटा है, इसका जो एवरेज होगा वो 10 और 25 के बीच में ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम कहें कि 10 और 10,000 और 10 लाख और 10 करोड़ का एवरेज निकालिए, तो इसका एवरेज तो 10 लाख से और 10 करोड़ के बीच में, कहीं 10 करोड़ के आसपास चला जाएगा। तो जो शुरू के 3 डेटा हैं उसके पास रहेगा ही नहीं। उन सबको जोड़ के अगर हम डिवाइड करें तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, जो कि जो सबसे छोटी वैल्यू है या उससे जो बड़े ऑब्जर्वेशन हैं वहाँ के आसपास वो वैल्यू कहीं नज़र ही नहीं आ रही है, उससे बहुत दूर नज़र आ रही है। तो इसी को हम कहते हैं कि चूँकि इसमें सारे डेटा को इन्वॉल्व किया जाता है, इस ऐसा नहीं है कि कोई डेटा बहुत बड़ा है तो हम उसको छोड़ दें, कोई बहुत छोटा है तो उसको छोड़ दें। तो ऐसा इसलिए ये एक्सट्रीम वैल्यू के द्वारा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्लियर।
तो अर्थमेटिक एवरेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज़। तो ये अफेक्टेड होगा जो सबसे छोटा या सबसे बड़ा वैल्यू होगा। अगर सबसे छोटी वैल्यू बहुत छोटी है या सबसे बड़ी वैल्यू बहुत बड़ी है तो ये प्रभावित होगा अर्थमेटिक मीन। ठीक है। एब्सर्ड रिजल्ट आता है, जैसे सभी डेटा अगर हम उसमें कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारा जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो डेसिमल में आए। जैसे सम टाइम क्या होता है कि इफ़ अ टीचर सेज दैट एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, अगर एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास 28.75 आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि 10 क्लास है और किसी क्लास में 17 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं, 20 बच्चे, 21 बच्चे, 22 बच्चे, इस तरह से अगर हम करें और सबका एवरेज निकालें तो हमें ये जो एवरेज आएगा वो डेसिमल में आ सकता है। ठीक है। जैसे 17 और 18 है, जैसे मान लीजिए 2 ही क्लास है, एक में 17 स्टूडेंट है, एक में 18 है, तो 17 और 18 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35, और 35/2 करेंगे एवरेज, मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, तो आएगा 17.5। तो हम अगर ये कहें कि 17.5 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ये एवरेज है तो ये बहुत ही इलॉजिकल है। तो ये भी इसका कहीं ना कहीं लिमिटेशंस के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय ऑब्जर्वेशन नॉट पॉसिबल। जैसे अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड बाय सिंपली ऑब्जर्विंग द सीरीज़, मतलब कि केवल जो हम देख करके, जैसे किसी सीरीज को देख करके हम नहीं बता पाएंगे कि इसका एवरेज क्या है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे मोड, तो मोड में क्या होता है कि मोड में ये देखा जाता है, मोड का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी सीरीज में जो भी डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होके आया होगा, हम कहेंगे यही उस सीरीज को लीड कर रहा है, तो यही उसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है। ये मोड का कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन इसमें हम क्या है कि सिंपली हम इसको देख करके या केवल ऑब्ज़र्व करके हम मीन नहीं बता सकते हैं, उसके लिए हमको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है। नो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, चूँकि जब देख के नहीं बता सकते तो हम इसको किसी ग्राफ पे इसका रिप्रेजेंटेशन अर्थमेटिक मीन का हम नहीं कर सकते, किसी ग्राफ पेपर पे इसका कोई भी ट्रेंड नहीं बता सकते। ठीक है। और नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व होगा। एवरेज हमारा सिर्फ और सिर्फ वहीं पे निकल के आएगा। जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होगा वहाँ पे एवरेज हम नहीं निकाल पाएंगे। तो जैसे कि किसी का इंटेलिजेंस हो गया, किसी की ऑनेस्टी की बात करनी होगी, ठीक है, ये क्वालिटी है, तो क्वालिटी को न्यूमेरिकल डेटा में नहीं होता है। जैसे ये नहीं कह सकते कि कोई 50% ऑनेस्ट है या 100% इंटेलिजेंस है, इस तरह से, या कोई 10 ऑनेस्ट है, कोई 20 इंटेलिजेंट है, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे लागू नहीं होती है। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसको शॉर्ट में हम लोगों ने पढ़ा, और इस तरह से आप इसको तैयार कर लेंगे और इसका होमवर्क असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से हमने 2 टॉपिक अभी कवर कर लिया इन 2 वीडियोज़ के माध्यम से। क्लियर। ओके, थैंक यू।